स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अंजना विश्वास में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे चैनल पर अभी NCERT की सीरीज़ चल रही है और इस सीरीज़ के अंतर्गत हमने क्लास 6 की हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी को कंप्लीट भी कर लिया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। और अब हम कवर कर रहे हैं क्लास 6 की बुक साइंस को। फ्रेंड्स, इस वीडियो से आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, भले वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं क्लास 6 की साइंस की पुस्तक के चैप्टर 4 को, जिसका नाम है वस्तुओं के समूह बनाना। फ्रेंड्स, हम अपने चैप्टर को डायरेक्ट पढ़ना शुरू कर सकते हैं, लेकिन उससे क्या होगा, आपको कुछ कुछ बातें समझ में आएंगी और कुछ बातें नहीं भी समझ में आएंगी। तो क्यों ना आपके दिमाग में एक छोटी सी बात डाल दी जाए, जिससे कि आपको ये चैप्टर बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाए और आपसे कोई भी पॉइंट मिस ना हो। तो चलिए, आप अपने चारों ओर नज़र दौड़ाइए और आप अपने दिमाग में सोचिए कि आप क्या देखते हैं। फ्रेंड्स, जब हम अपने चारों ओर नज़र दौड़ाते हैं तो हम पाते हैं कि हमारे चारों ओर की जो वस्तुएं हैं वो अलग अलग प्रकार की हैं और वो विभिन्न पदार्थों से बनी हुई है, जिनकी आकृतियां, रंग और गुण एक दूसरे से भिन्न हैं। यानी कि जब आप अपने चारों ओर देखते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं, लेकिन क्या वो सभी चीज़ें एक जैसी होती हैं? नहीं होती हैं। किसी का रंग अलग होता है, किसी की आकृति अलग होती है, तो किसी का गुण होता है वो एक दूसरे से अलग होता है। तो ये बात तो आपको समझ में आ रही हो कि जितनी भी वस्तुएं हम देख रहे हैं वो सभी एक दूसरे से अलग है। अब हम ये जानते हैं कि जब हम उन वस्तुओं को समूहों में बांटते हैं तो हम किन बातों का ध्यान रखते हैं। हम ये देखते हैं कि उनके गुणों में कौन कौन सी समानताएं हैं और उनमें कौन कौन सी विभिन्नताएं हैं। यानी कि उनमें जो समानताएं होंगी उसके आधार पर हम उनका समूहन करेंगे, और हम अगर विभिन्नताओं को देखेंगे तो उसके आधार पर हम उनका समूहन करेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे। अगर मान लिया हमें ऐसी वस्तुओं को एक समूह में रखना है जिनका आकार गोल है, तो हम किन किन वस्तुओं को एक साथ रखेंगे? हम गेंद, फुटबॉल, संतरा आदि जैसी वस्तुओं को एक साथ रखेंगे, क्योंकि उनका जो आकार है वो क्या है? गोल है। वहीं अगर हम खाने की वस्तुओं को अलग करें, वैसे पदार्थों को हमें अलग करना हो जिसको कि हम लोग खाने में यूज करते हैं, तो हम किसको किसको एक साथ रखेंगे? चावल को एक साथ रखेंगे, फल को, सब्जी को एक साथ रखेंगे। तो ये कौन कौन सी वस्तुओं के अंतर्गत आ गई? खाने की वस्तुएं के अंतर्गत आ गई। वहीं अगर हम लकड़ी से बने वस्तुओं को एक समूह में रखना चाहते हैं तो हम किन किन वस्तुओं को एक समूह में रखेंगे? जो कि लकड़ी से बनी हुई हो। और लकड़ी से बनी वस्तुएं कौन कौन सी होती हैं? कुर्सी होती है, मेज होती है, दरवाज़ा होता है। तो मेरे समझ से अब आपको ये बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स कि हम वस्तुओं का समूहन किस आधार पर करते हैं, यानी कि हम किस प्रकार वस्तुओं को एक समूह में रखते हैं। तो ये जो बातें भी मैंने आपको समझाई है, ये आपके दिमाग में बिल्कुल अच्छे से फिट होना चाहिए। अब चलिए हम अपने चैप्टर की शुरुआत करते हैं, जहाँ से कि मेन पॉइंट्स शुरू होती है। और हाँ, ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपको ये चैप्टर बिल्कुल अच्छे से समझ में आनी चाहिए। अगर आपको थोड़ा सा भी कहीं कोई दिक्कत होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, मैं आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ज़रूर करूँगी। तो चलिए हम अपने चैप्टर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमें ये जानना है कि पदार्थ किसे कहते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, कुछ भी जिसका कुछ न कुछ वजन हो और कुछ न कुछ जगह घेरती हो, यानी कि वैसी कोई भी चीज़ जिसमें कुछ न कुछ वजन हो और वो थोड़ा सा भी जगह घेरती हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? पदार्थ कहेंगे। अब हम अपने आसपास बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, जैसे ग्लास, कुर्सी, मेज, पलंग, किताब, ये सभी क्या है? पदार्थ हैं। क्यों है? क्योंकि इनमें कुछ न कुछ वजन है और ये स्थान घेरती है, यानी कि जगह घेरती है। अब अगर हम पदार्थों के गुण की बात करें फ्रेंड्स, तो उनमें कौन कौन से गुण होते हैं? तो सबसे पहला गुण ये होता है कि वे एक दूसरे से भिन्न दिखाई देते हैं। और कैसे? जैसे कि अगर हम लकड़ी और लोहा को देखें तो हम देखेंगे कि लकड़ी जो है वो लोहे से अलग दिखता है, यानी कि दोनों एक दूसरे से भिन्न भिन्न तरह से दिखाई देते हैं। पदार्थों के इसी गुण के आधार पर हमें धातु के बारे में जानना है कि धातु किसे कहते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, द्युतिमान वस्तुएं जिन्हें काटा जा सकता है वे धातु कहलाते हैं।
द्युतिमान का मतलब अब आपको नहीं समझ में आ रहा होगा। द्युतिमान का मतलब होता है जिनमें चमक होती है, यानी कि वैसी वस्तुएं जिनमें चमक होती है और उन्हें काटा जा सकता है, वे क्या कहलाता है, वे धातु कहलाता है। अब इसका एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो देखिए लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, ये सब जो चीज़ें होती हैं वो किसके अंतर्गत आती हैं, धातु के अंतर्गत आती हैं। चूँकि हम पदार्थ के गुणों में धातु के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये जो धातु होती है वो क्या होती है, पदार्थ होती है। क्योंकि अगर हम लोहा, तांबा, एल्युमिनियम किसी भी चीज़ को देखें, उनमें कुछ न कुछ वजन होता है और वो स्थान घेरती है, तो ये क्या है, पदार्थ हैं। लेकिन अगर हमसे स्पेसिफिक पूछा जाए कि धातु किसे कहते हैं, तो हम बताएंगे कि द्युतिमान वस्तुएं जिन्हें काटा जा सकता है वे धातु कहलाते हैं। क्योंकि पदार्थ तो बहुत सारी चीज़ों को कहते हैं, वैसी चीज़ों को भी कहते हैं जिनमें चमक नहीं होती और जिन्हें काटा नहीं जा सकता। लेकिन वैसी चीज़ें जिन्हें हम काट सकते हैं और उनमें चमक भी होती है, उसे हम धातु कहते हैं। तो ये परिभाषा आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखनी है कि धातु किसे कहते हैं। अब चलिए हम पदार्थों के दूसरे गुण की बात करते हैं, और दूसरा गुण है कठोरता। और ये किसके अनुसार है, संपीड़न के अनुसार। संपीड़न का मतलब आप समझ सकते हो, दबाना। आप समझने के लिए संपीड़न को समझ सकते हैं कि दबाना का मतलब होता है संपीड़न। किसी भी चीज़ को हम दबाते हैं तो क्या कहते हैं कि उसे संपीड़ित कर रहे हैं। तो चलिए अब हम इसके अंतर्गत चीज़ों को जान लेते हैं। तो देखिए, कठोरता के आधार पर पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, जैसे कि एक होता है कोमल पदार्थ और दूसरा कठोर पदार्थ। अब आप सोच रहे होंगे कि कोमल पदार्थ किसे कहते हैं, तो देखिए जिन्हें आसानी से संपीड़ित अथवा खरोचा जा सकता है, यानी कि वैसे पदार्थ जिसे हम आसानी से संपीड़ित कर सकते हैं, यानी कि दबा सकते हैं, या फिर खरोच कर सकते हैं, खरोच लगा सकते हैं उसमें, तो वैसे पदार्थ क्या कहलाएंगे, कोमल पदार्थ कहलाएंगे। वहीं वैसे पदार्थ जिसको कि संपीड़ित करना यानी कि दबाना कठिन होता है, उसे हम कठोर पदार्थ के अंतर्गत रखते हैं। वहीं अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो हम देखते हैं कि रुई तथा स्पंज जो होता है वो कोमल होता है, वहीं जो लकड़ी होती है वो कठोर होती है। तो इस तरीके से आपको कोमल पदार्थ और कठोर पदार्थ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम इसके तीसरे गुण की बात करते हैं, तो वो तीसरा गुण है दिखावट में पदार्थों के विभिन्न गुण हो सकते हैं, यानी कि देखने में हमें ऐसा प्रतीत हो सकता है कि जो पदार्थ हैं उनमें अलग अलग गुण हैं। जैसे कि चमक की अगर हम बात करें तो बहुत सारे पदार्थ हम ऐसे देखेंगे जिनमें कि चमक होती है, चमक को ही हम द्युति कहते हैं। यानी कि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनमें चमक होती है और कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जिनमें कम चमक होती है या फिर उनमें चमक होती ही नहीं है। वहीं कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो कि बहुत कठोर होते हैं, जैसा कि अभी हमने पढ़ा कोमल पदार्थ, और कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा कठोर होते हैं, और कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो कि खुरदुरे होते हैं जिनके कि हम लोग रुक्ष कहते हैं। वहीं कुछ पदार्थों की अगर हम बात करें तो वो चिकने होते हैं। अर्थात इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दिखावट में पदार्थों के विभिन्न गुण हो सकते हैं। और कौन कौन से गुण होंगे जो कि हमें दिखावट से पता चलेगा, यानी कि देखने से ही पता चल जाएगा। तो द्युति यानी कि चमक, फिर कठोरता यानी कि वस्तु कठोर है या मुलायम, ये भी हम देखने से पता कर सकते हैं। साथ ही अगर कोई वस्तु खुरदुरा है या चिकना है तो वो भी हम देखने से पता लगा सकते हैं। अब हम इसके चौथे गुण के बारे में जानते हैं, जो कि है विलेयता के आधार पर। यानी कि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो कि जल में विलेय होते हैं, जबकि कुछ अविलेय होते हैं। फ्रेंड्स, अब आपको ये लग रहा हो कि विलेय और अविलेय क्या होता है, तो देखिए वे पदार्थ जो जल में पूर्णतः लुप्त हो जाते हैं यानी कि घुल जाते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, विलेय पदार्थ कहलाते हैं। वहीं कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जो कि जल के साथ मिश्रित नहीं होते, यानी कि जल में नहीं घुलते हैं, वैसे पदार्थों को हम क्या कहते हैं, अविलेय पदार्थ कहते हैं। अगर हम विलेय पदार्थों के एग्जाम्पल की बात करें तो नमक, चीनी, ये सब क्या होगा, विलेय पदार्थ के अंतर्गत आएगा। आप जब नमक या चीनी को पानी में घोलोगे तो वो पानी में पूर्णतः घुल जाता है। वहीं अगर हम बालू और लकड़ी के बुरादे को पानी में घोलने की कोशिश करें तो वो जल में नहीं घुलता है, तो ये कौन से पदार्थ हो जाएंगे, अविलेय पदार्थ हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आपको ये चारों गुण याद रखने हैं। कौन कौन से गुण हो गए हमने जो जो पढ़ा, कि वस्तुएं यानी कि पदार्थ एक दूसरे से भिन्न दिखाई देते हैं, और हमने धातु का परिभाषा पढ़ा जो कि आपको याद होना चाहिए। साथ ही हमने कठोरता यानी कि संपीड़न के अनुसार भी पदार्थों को देखा, जिसके अंतर्गत कुछ कोमल होते हैं तो कुछ कठोर होते हैं। वहीं हम लोग दिखावट के आधार पर पदार्थों के विभिन्न गुण की बात कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने बात किया द्युति की यानी कि चमक, कठोरता, रुक्ष और
चिकनापन की बात की हमने। साथ ही हमने कुछ ऐसे पदार्थों के बारे में जाना जो कि जल में विलेय होते हैं तो कुछ जल में अविलेय होते हैं, यानी कि कुछ जल में घुल जाते हैं तो कुछ जल में नहीं घुलते हैं। तो आपको पदार्थों के इन गुणों के बारे में बिल्कुल अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। फ्रेंड्स, अभी हमने जो पढ़ा कि जल में बहुत सारे पदार्थ घुल जाते हैं, यानी कि बहुत सारे पदार्थ ऐसे होते हैं जो कि जल विलेय होते हैं। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जो जल होता है वो एक विलायक है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे पदार्थ जो होते हैं वो घुल जाते हैं। फ्रेंड्स, अब आप क्या सोच सकते हो कि कोई ऐसा द्रव भी हो सकता है जो कि जल में घुलता होगा? यानी कि अभी तक हम लोगों ने तो पढ़ा है कि जो चीनी होता है, नमक होता है, वो जल में घुल जाता है। साथ ही जो चॉक पाउडर होता है, बालू होता है, लकड़ी का बुरादा होता है, वो जल में नहीं घुलता। तो क्या आप कुछ इमेजिन कर सकते हो कि कौन सा द्रव होगा जो कि जल में घुल जाएगा और कौन सा द्रव होगा कि जल में नहीं घुलेगा? तो आइए फ्रेंड्स, अब हम उन द्रवों की बात करते हैं जो कि जल में घुल जाते हैं, यानी कि जल विलेय होते हैं। तो फ्रेंड्स, वैसे द्रव जो कि जल में घुल जाएंगे वैसे द्रव को हम क्या कहेंगे? विलेय द्रव कहेंगे। और जो जल में नहीं घुलेंगे उन द्रवों को हम अविलेय द्रव कहेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम जान लेते हैं कि विलेय द्रव के कौन कौन से एग्जाम्पल होंगे। तो सिरका, नींबू का रस, ये जो चीज़ें हैं ये क्या होती हैं? वो जल में आसानी से घुल जाती हैं। तो इन्हें हम कौन सा द्रव कहेंगे? विलेय द्रव कहेंगे। वहीं फ्रेंड्स, अगर हम सरसों के तेल की बात करें, नारियल के तेल की बात करें और केरोसिन की बात करें तो हम पाते हैं कि ये जल में नहीं घुलते हैं। और हम इसे बहुत कोशिश भी कर लें तो ये थोड़ी देर के बाद क्या होते हैं? जल की सतह के ऊपर आ जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये जो द्रव हैं वो अविलेय द्रव है। क्यों? क्योंकि ये जल में नहीं घुलते। तो इस तरीके से आपको ये समझ में आ गया होगा कि बहुत सारे द्रव भी ऐसे होते हैं जो कि जल में घुल जाते हैं, वहीं बहुत सारे द्रव ऐसे भी होते हैं जो कि जल में नहीं घुलते। फ्रेंड्स, हमने द्रव के बारे में जान लिया, हमने सॉलिड पार्टिकल्स के बारे में भी जान लिया। अब हमें गैसों के बारे में जानना है। क्या कोई गैस भी ऐसा होता है जो कि जल में घुलता है? तो देखिए, बहुत सारे गैस ऐसे होते हैं जो कि जल विलेय होते हैं और बहुत सारे गैस ऐसे होते हैं जो कि जल अविलेय होते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि बहुत सारे गैस भी होते हैं जो कि जल में घुल जाते हैं और बहुत सारे गैस होते हैं जो कि जल में नहीं घुलते। अगर हम उन गैसों की बात करें जो कि जल में घुल जाते हैं तो उसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है ऑक्सीजन। आप जानते हो ना कि किसी भी जीव के जीवन यापन के लिए, उसे जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो आप सोचो कि जल में जो जीव रहते हैं, यानी कि जो जलीय जीव होते हैं, उन्हें ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होता है? जल से प्राप्त होता है। और जल में ऑक्सीजन कहाँ से आता है? क्योंकि उसमें ऑक्सीजन घुल जाता है। तो ऑक्सीजन जो गैस होती है वो जल विलेय होती है और वो जल में घुल जाती है, जिससे कि जलीय जीव आसानी से अपना जीवन यापन कर सकते हैं। और ये जो ऑक्सीजन होता है जल में घुला हुआ, वो उनकी उत्तरजीविता के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, इतनी बातें तो हमने जान ली। अब हम कुछ महत्वपूर्ण बातों को जान लेते हैं जो कि हमें जानना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, अभी तक हम लोगों ने बात की कि बहुत सारे द्रव थे, बहुत सारे पदार्थ थे जो कि जल में घुल जा रहे थे, लेकिन बहुत सारे पदार्थ ऐसे भी थे जो कि जल में नहीं घुल रहे थे और वो क्या हो रहे थे? जल की सतह के ऊपर आ जा रहे थे, यानी कि जल की सतह पर जम जा रहे थे। और कुछ पदार्थ ऐसे भी थे जो कि जल की सतह के नीचे चले जा रहे थे। अगर हम चाबी की बात करें, यानी कि जो लोहे की चाबी होती है जो कि हम ताला में लगाते हैं, तो वो क्या होता है? वो जल में डूब जाता है, यानी कि जल की सतह के नीचे आ जाता है। वहीं अगर हम तेल की बात करें या फिर सूखे पत्ते जो कि ज़मीन पे गिर जाते हैं उसकी बात करें, तो वो जल की सतह के ऊपर जम जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो आइए उसी के बारे में जानते हैं। देखिए, ठोसों और द्रवों में कुछ उदाहरण ऐसे हैं जो कि जल में विलेय तथा जल की सतह पर तैरने वाले हैं। अभी तो हमने बताया, तो उसका कारण क्या है? उसका कारण घनत्व है। यानी कि जब किसी वस्तु का घनत्व पानी से कम होगा तो वो क्या होगा? पानी की सतह पर तैरने रहेगा। यानी कि आप समझ सकते हो कि वे सभी वस्तुएं जिनका घनत्व जल के घनत्व से कम होगा वो क्या करेंगी? वो जल के सतह पर तैरेंगी। अब इसका वाइस वर्सा आप ये भी सोच सकते हो कि वैसी वस्तुएं जिनका घनत्व जल के घनत्व से अधिक होगा वो क्या करेंगी? जल के सतह के नीचे बैठ जाएंगी। तो अब आप इनके एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करते हैं तो तेल और लकड़ी का जो टुकड़ा होता है वो क्या होता है? जल की सतह पर तैरने लगता है। तो इसका कारण क्या होगा?
कि इनकी जो घनत्व होती है वो पानी के घनत्व से कम होती है, लेकिन अगर हम लोहे के कील की बात करें तो उसका जो घनत्व होता है वो जल के घनत्व से अधिक होता है, इसलिए क्या होता है वो जल की सतह के नीचे बैठ जाता है। तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि कोई भी चीज़ पानी की सतह पर तैरती क्यों है और कोई भी चीज़ पानी की सतह के नीचे क्यों चली जाती है, तो इसका कारण घनत्व होता है और आपको ये बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए। आइए फ्रेंड्स, अब हम पारदर्शिता के बारे में जानते हैं। अगर हम इसके अर्थ की बात करें तो इसका मतलब होता है आर पार देखने की अवस्था, यानी कि जो आर पार देखने की अवस्था होती है वो क्या कहलाती है, पारदर्शिता कहलाती है। तो फ्रेंड्स, इसके अंतर्गत हम कुछ वस्तुओं के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें से कुछ वस्तुएं ऐसी होंगी जो कि पारदर्शी कहलाएंगी, वहीं कुछ वस्तुएं ऐसी होंगी जो कि अपारदर्शी कहलाएंगी, और कुछ वस्तुएं ऐसी होंगी जिसे हम लोग पारभासी कहेंगे। तो आइए अब हम जानते हैं कि आखिर पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी होता क्या है। तो देखिए, सबसे पहले हम पारदर्शी के बारे में जानते हैं। उन पदार्थों अथवा सामग्रियों जिनसे होकर वस्तुओं को देखा जा सकता है उन्हें पारदर्शी कहते हैं, यानी कि वैसे सभी पदार्थ या सामग्री जिनसे होकर हम वस्तुओं को देख सकते हैं। जैसे कि अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में आ जाएगा जल, वायु, कांच या कुछ प्लास्टिक। जैसे कि जब आप मिठाई खरीदने जाते हो दुकान पे तो आप क्या देखते हो कि जो दुकानदार होता है वो मिठाइयों को बहुत ही अच्छे से सजा के रखता है, और वो जो सजा के रखता है फ्रेंड्स, तो आप क्या कहते हो, शीशे के इधर से ही देख लेते हो ना कि वहाँ पे कौन कौन सी मिठाइयाँ रखी है, और आपको जो ख़रीदना होता है वो आप ख़रीद लेते हो। तो इस तरीके से वैसी वस्तुएं जिसके आर पार हम देख सकते हैं उसे हम लोग क्या कहेंगे, पारदर्शी कहेंगे। और कौन कौन सी पदार्थ उसके अंतर्गत आते हैं, तो जल आता है, वायु आता है, कांच आता है और कुछ प्लास्टिक भी आते हैं। जैसे प्लास्टिक के डब्बे में टॉफ़ी रखे होते हैं, चॉकलेट्स रखे होते हैं, तो हम लोग देख के पहचान जाते हैं कि हाँ मुझे ये वाला चॉकलेट ख़रीदना है, फिर हम दुकानदार को कहते हैं कि आप मुझे ये वाला चॉकलेट दे दो। तो वे सभी वस्तुएं जिनसे होकर हम वस्तुओं को आर पार देख सकते हैं उसे हम लोग पारदर्शी वस्तुएं कहते हैं। इंग्लिश में इसे हम ट्रांसपेरेंट भी कहते हैं। वहीं फ्रेंड्स, अगर हम अपारदर्शी की बात करें तो इसके अंतर्गत वैसे पदार्थ आते हैं जिनसे होकर वस्तुओं को नहीं देखा जा सकता है। फ्रेंड्स, अगर आप लकड़ी के डब्बे में कुछ आपने रखा है, ठीक है, या फिर आपने गत्ते के डब्बे या फिर धातु के पात्र के भीतर कुछ रखा है, तो क्या आपको बिना ढक्कन खोले आपको पता चलेगा कि उसके अंदर क्या रखा है? नहीं पता चलेगा। यानी कि बंद लकड़ी का बॉक्स, गत्ते का डब्बा और धातु के पात्र के भीतर रखी वस्तुओं को हम नहीं देख सकते हैं, तो वो वस्तुएं क्या कहलाएंगी, अपारदर्शी कहलाएंगी। तो आपको याद रखना है कि वैसी वस्तुएं, सिंपल सी भाषा में, कि वैसी वस्तुएं जिसके आर पार हम चीज़ों को नहीं देख सकते हैं वो क्या कहलाएगी, अपारदर्शी कहलाएगी। वहीं अगर हम पारभासी की बात करें तो इसके अंतर्गत ऐसे पदार्थ आते हैं जिनसे होकर वस्तुओं को देखा तो जा सकता है परंतु बहुत स्पष्ट नहीं देखा जा सकता। यानी कि हम देख सकते हैं तो देखने के बाद हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाँ ये वस्तु उसके अंदर रखी हुई है, लेकिन हम कन्फर्मली नहीं कह सकते कि उसके अंदर क्या रखा है, क्योंकि हमें पूरी तरीके से दिखाई दे ही नहीं रहा है, हमें धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है। तो वैसी वस्तुएं जिससे हमें दिखाई तो दे लेकिन बिल्कुल अच्छी तरीके से दिखाई न दे, यानी कि हम स्पष्ट नहीं कर सकते हैं कि क्या है, तो वैसी वस्तुएं क्या कहलाएंगी, पारभासी कहलाएंगी। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो आ जाएगा तेल लगा कागज़, मनुष्य का हाथ। फ्रेंड्स, अगर आप अपने हाथ के नीचे आप टॉर्च जलाओ और उसे हथेली से ढको तो आप देखेंगे कि आपके हाथ के ऊपर भी लाइट जल रहा है। तो वो आपको लाइट तो दिखेगा, लेकिन क्या आपको पता चलेगा कि उसके नीचे आपने टॉर्च जला रखा है या फिर आपके हाथ के नीचे बल्ब जला है? आपको नहीं पता चलेगा। वैसे ही जो सिंपल सा कागज़ होता है, अगर उसमें हम तेल या मक्खन लगा दें तो हम उसके आर पार की वस्तुओं को देख सकते हैं, तो वो क्या कहलाएंगी, पारभासी कहलाएंगी। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमारा ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। लेकिन आपको पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी अच्छे से समझ में आ जाए, इसके लिए मैं अभी यहाँ पे एक पिक्चर मर्ज कर रही हूँ। आप उसे देख के बिल्कुल अच्छे से समझ सकते हैं, और वो पिक्चर मैंने आपकी बुक से ही ली है। तो चलिए एक बार उस पिक को देख लेते हैं। फ्रेंड्स, इस पिक्चर के थ्रू हम समझेंगे कि कौन सी वस्तुओं को हम अपारदर्शी कहेंगे, कौन सी वस्तुएं पारदर्शी कहलाएंगी और कौन सी वस्तुओं को हम पारभासी कहेंगे। तो देखिए, यहाँ पे हम फेस को देखने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए, अगर हम किसी के फेस को ऐसी वस्तु से देखें जहाँ कि हमें कुछ दिखाई ना दे तो हम उसे क्या कहेंगे, अपारदर्शी कहेंगे। यहाँ आप देख सकते हो कि हमें बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा कि इस वस्तु के उधर जो व्यक्ति खड़ा है वो कौन है, नहीं पता चल रहा है।
तो ऐसी वस्तुएं जिसके आर पार हम नहीं देख सकते हैं उसे हम अपारदर्शी कहेंगे। लेकिन अगर हम पारदर्शी की बात करें तो आप इस पिक्चर में देख सकते हो कि हमें बिल्कुल साफ पता चल रहा है कि इस ऑब्जेक्ट के उधर किसका फेस है, यानी कि इस वस्तु के उधर किसका चेहरा है, तो हम आसानी से पहचान सकते हैं कि वो व्यक्ति कौन है। लेकिन अगर हम इस पिक्चर की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि इस पिक्चर में जो हमें दिखाई दे रहा है वो कुछ धुंधला धुंधला सा दिखाई दे रहा है, जिससे कि हम पहचान नहीं पा रहे हैं कि आखिर वो किसका चेहरा है। तो वैसी वस्तुएं जिससे कि हमें थोड़ी थोड़ी चीज़ें दिखाई दे, मतलब धुंधली दिखाई दे, उसे हम पारभासी कहेंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया कि अपारदर्शी किसे कहेंगे, पारदर्शी किसे कहेंगे और पारभासी किसे कहेंगे। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर यही समाप्त होता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।